Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Part 5 of chapter 1. We are starting this video with question number 12. Differentiate between empirical and molecular formula. Empirical formula और molecular formula हमने डिस्कस किया था शुरू की वीडियोस में, अगर आपको याद हो, कि एक कंपाउंड का रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, केमिकल फार्मूला का पर्पस क्या होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं जिन्होंने आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया और वो एक कंपाउंड बन गया. ठीक है, और इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं उस कंपाउंड के, उस एटम के, पर्टिकुलर एटम के. फॉर एग्जांपल हम सिंपल से कंपाउंड के एक एग्जांपल लेते हैं, C2H2. ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है और इसे एसिटाइलिन या इथाइन भी कहते हैं. एसिटाइलिन आपकी बुक में मेंशन है ये एग्जांपल. सो C2H2, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें C कार्बन मौजूद है और H हाइड्रोजन मौजूद है. तो इससे हमें टाइप्स ऑफ एटम्स पता चल रहे हैं, जिसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं. जिससे आपको क्वालिटी का पता चल रहा है कंपाउंड की. सेकेंडली, हमें इसमें नंबर ऑफ एटम्स का भी पता चल रहा है कि इसमें 2 कार्बन एटम मौजूद है C2 एंड H2 मींस कि 2 इसमें हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है. ठीक है, तो इससे हमें दोनों पता चल रहे हैं. केमिकल फार्मूला है ये, और इससे हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पता चल रहा है, हो रहा है, और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो रहा है. ठीक है, आप कहते हैं कि ये केमिकल फार्मूला आगे से 2 तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक, तो यही जो C2H2 था, इसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि हमें इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं और टाइप ऑफ एटम भी पता चल रहे हैं. अब हम क्या करें, ये जो नंबर ऑफ एटम्स थे 2 और 2, ऐसे ही है C2H2 2 और 2, हम क्या करें, इनके आपस में रेशो ले लो. 2:2 रेशो ली, तो हम क्या करते हैं, हमें रेशो लेनी तो आती है, जिसे आपस में काटना कहते हैं या डिवाइड करना कहते हैं. तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1:1. सिंपलेस्ट रेशो हमने निकालनी है, यानी कि वहां तक काटना है जहां से मजीद ये ना कट सके. ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा एंड पे. 2:2 को काटा तो 1:1 आ गया. तो हमारे पास क्या फार्मूला बाकी क्या बच गया, C1 और H1. ऐसे ही है, तो अब 1 को अगर हम निग्लेक्ट भी कर दें, ना भी लिखें, तो क्या आ जाएगा CH. ये जो अब CH आया, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया, एम्पिरिकल फार्मूला को भी डिस्कस कर लिया. तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल जो है, जिसे हमें क्वालिटेटिव मतलब टाइप ऑफ एटम और क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एटम्स, ठीक है, वो पता चल रही है. तो ज्यादा बेनिफिशियल तो हमारे लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, जिससे हमें सारा कुछ पता चल रहा है. तो एम्पिरिकल फार्मूला की क्या जरूरत थी. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताती चलूं कि जब हम इसकी डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं केमिकल फार्मूला की या मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला का ही पता चलता है. ठीक है, सबसे पहले हम किस परसेंटेज कंपोजिशन होती है हमारे पास हर एटम की, और उससे फिर हम आगे चलते हुए हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला पता चलता है, और एम्पिरिकल फार्मूला से आगे डिराइव किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की बुनियाद जो बेसिस है वो एम्पिरिकल फार्मूला है. तो इसी वजह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को भी पढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी पढ़ते हैं. ओके जी, तो ये आप आगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि ये हम किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं. अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है. ठीक है, तो अब हम इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं. हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड में जितने एटम्स मौजूद होते हैं उनकी क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं. और कौन सी रेशो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं, जो बिल्कुल सिंपल हो, मजीद डिविजिबल वो नहीं होती. ठीक है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of atoms present in a compound is called its empirical formula. Molecular formula की हमने बात कर ली, वो क्या होता है, molecular formula gives the actual number of atoms of each element present in a molecule of a certain compound. Clear? So next point. नेक्स्ट में इसकी डिटर्मिनेशन के बारे में है कि हम इसको जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं. The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. और ये कैसे होता है, ये इससे डिराइव होता है. ठीक है, तो molecular formula is derived from empirical formula by this relationship. Molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n.
ये n क्या है इसे आप आने वाली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला से ही कुछ ना कुछ डिराइव होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही आपको याद रखना है। अब ये जो मेन पॉइंट है इसका, ठीक है, अब जो दोनों कंपाउंड होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट, ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, ठीक है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि उनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला, ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल की अगर बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ये एक्चुअल फार्मूला था, इससे हमने रेशियो निकाली तो 6:6 1:1 के इक्वल आ गई, तो ये CH आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH है, और जो हमने शुरू में एक एग्जांपल डिस्कस की थी एसिटाइलिन की, उसका भी क्या था, CH था, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C2H2। तो हमें यहाँ से पता चला कि दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। एंड दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल थी, ये कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पीछे डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, तो जरा वीडियो को पॉज करके लिखिए कितने पॉइंट्स आपको याद हुए हैं, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अब हमें इतना डिस्कस नहीं करना, हम पीछे करके आए, ठीक है। नेक्स्ट है जी फार्मूला यूनिट क्या होता है। फार्मूला यूनिट जो है वो तकरीबन एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो दोनों के लिए जनरल था, कि वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड का भी जो होता था उसे भी हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला कहते थे, और जो हमारा आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसे भी हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो फार्मूला यूनिट है ये स्पेसिफिक टर्म है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूलास के लिए, ठीक है। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, ठीक है। लेकिन होगी किसकी, आयंस की होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस मौजूद होते हैं। एटम्स की जगह हम आयंस का वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आयंस की, एक आयनिक कंपाउंड में मौजूद आयंस की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन कंपाउंड। अब हमने बात की कि ये सिर्फ किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। बेसिकली इट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसके मैसेज फाइंड आउट करने का है, कि हम किसी भी फार्मूला को देखकर मैस निकाल सकते हैं उस चीज का, ठीक है। ये आपने किया भी होगा मेरे ख्याल से। तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने फार्मूला गिवन होता है, कोई केमिकल फार्मूला, या अब वो केमिकल फार्मूला इट कैन बी अ फार्मूला यूनिट यानी एम्पिरिकल फार्मूला, और कैन बी अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हर एक एटम का अलग अलग एटॉमिक मास, तो हमें याद हमने किया था ना, मैंने आपको कहा था कि पहले 20 के याद करने हैं। तो हमने मैस जो है वो दोनों के मैसेज को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास उसका टोटल कंपाउंड का फॉर्मूला मैस आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करें कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर दो आयंस मौजूद हैं, या दो आयंस या दो एटम्स मौजूद हैं, तो उसको जब हम प्लस करेंगे उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मैसेज को लेकर दोनों को प्लस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मैस उसे बोलते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के मैस को फॉर्मूला मैस कहेंगे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के मैस को हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। और वो कैसे आएगा कि एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उसके एटॉमिक मैसेज को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। तो the sum of atomic masses of all the atoms present in a formula unit of an ionic compound gives formula mass. The sum of atomic masses of all atoms present in the molecular formula of a covalent compound gives molecular mass. Examples की अगर बात करें तो NaCl और KCl है, ठीक है। अगर हम इससे जो है, ये एक फार्मूला यूनिट है किसका,
NaCl आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो अब इससे हम मैं फॉर्मूला मैथ कैसे निकाल सकती हूँ कि ये Na है और Cl है। Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23, Cl का कितना होता है 35.5, अगर इन दोनों को ऐड करें तो आता है 58.5, तो 58.5 ग्राम्स क्या है हमारे पास फॉर्मूला मैस है, ठीक है, किसका NaCl का। और इसी तरह से यहाँ पर इसकी एग्जांपल है H2O एंड ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें, इसका अगर हम मैस निकालने की कोशिश करें मॉलिक्यूलर मैस, तो क्या आएगा, एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना मैस होता है जी 16, तो 16 + 2 = 18 ग्राम्स, ये इसका क्या निकल आएगा मॉलिक्यूलर मैस निकल आएगा। नेक्स्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का, ठीक है, ये बहुत बार लॉन्ग में ही पूछा गया है, या आपको इसकी कोई सी 2 टाइप्स में आपको डिफरेंस आ सकता है। सो डिफाइन अ मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, या डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपके पास पेपर्स के जो इसके बारे में क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी से मिलते जुलते ही थे, ठीक है। आपको वो कहता है कि कोई से 3 टाइप्स लिखे विद एग्जांपल, ये भी आपको लॉन्ग में आया हुआ है इस तरह से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये जो पूरा टॉपिक है, अगर आपको इसको लॉन्ग में अटेम्प्ट करना है, जैसे डिफाइन अ मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल, इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये मैंने आपको बकायदा हेडिंग्स के साथ एक बेस्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। आमतौर पे किसी छोटी क्लासेस में यही पढ़ाया जाता है कि मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताया जाता है कि 2 एटम्स, एक सिंगल एटम होता है, 2 एटम्स आपस में मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। किसी हद तक डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 एटम्स मिलेंगे तो ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। वो जो 2 एटम्स मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात पता होगी कि अगर दोनों जो है वो सेम है तो वो मॉलिक्यूल ही रहेगा, और अगर दोनों डिफरेंट हो जाए तो वो कंपाउंड भी बन सकता है, ठीक है। ओके, तो इसमें ये बात मैंने बतानी थी कि अगर सिंगल एटम भी हो, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, ठीक है, और वो क्या करे, सारी प्रॉपर्टीज शो करे उस अपने सब्सटेंस की, ठीक है। ये चंद एक इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर ये सारे पैरामीटर्स को पूरा करता हो, खास तौर पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, तो उसे भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब एक सिंगल एटम कैन बी अ मॉलिक्यूल इफ इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Okay, so let's start with the definition. The smallest unit of a substance, ठीक है, substance की हमने बात की थी, substance can be element, can be compound, ठीक है। एक substance जो है वो क्या है, प्योर चीज को मैटर, हमने बात की थी ना क्लासिफिकेशन की, मैटर substance होता है, मैटर से आगे मिक्सचर होता है, तो substance आगे से 2 तरह का था, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। So the smallest unit of a substance which can exist independently and shows all the properties of the substance is called a molecule। और वो जो एक सबसे छोटा एक ऐसा हिस्सा या टुकड़ा किसी भी सब्सटेंस का जो क्या करे, अकेला रह सकता हो, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या कर सके, उस अपने जिसका वो हिस्सा है, जिस सब्सटेंस का, जिस एलिमेंट का वो हिस्सा है, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सारे हाइड्रोजन के जितने भी हमारे पास एलिमेंट जितना भी मौजूद है हाइड्रोजन का, वो सारों की प्रॉपर्टीज को हमारे सामने रख सकता है, ठीक है। कि हम पूरे में से एक मॉलिक्यूल को उठा के डिस्कस कर ले तो हमें पूरे हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल की बात करनी है, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल की क्या क्या खुसूसियात होती हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, एंटिटी मतलब के हस्ती जिसे बोलते हैं, या इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि H जो है वो अकेला आपको नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन वो हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है, क्यों, क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये मैंने आपको वैलेंसी में, इसको वैलेंसी वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से आपके सामने रखा था कि ये अकेला क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में क्यों होता है। तो वो H2 जो है वो अकेला नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इस वजह से हम H2 को मॉलिक्यूल मानेंगे, ना कि खाली H को। लेकिन जो नोबल गैसेस थी जिसमें नियोन, हीलियम वगैरह, आर्गन वगैरह आते हैं, वो मोनोएटॉमिक की फॉर्म में, अकेले एटम की फॉर्म में रह सकती है। आपने कभी भी Ne2 या He2 नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, वो कभी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहेंगी, मतलब 2 कंबाइन होकर नहीं रहेंगी, वो अकेली ही जो है वो एटम की फॉर्म में
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो इसलिए हम उन्हें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेकंड प्रॉपर्टी, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऐसा ही है जिसका वो हिस्सा है। इट मे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम और मोर देन वन एटम, इंक्लूडेड एटम्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, ये सबकी मैंने जो है वो मिक्स एग्जाम्पल सारी दे दी है। फर्स्ट वन इज He, मतलब खाली एक ही एटम हो, ठीक है। फिर उसके बाद दो एटम हो, लेकिन वो दोनों एटम क्या हो, सेम टाइप के हो, जैसे H2। अब अगेन दो एटम हो, ठीक है, आपस में कंबाइन हो, लेकिन क्या हो कि एक दोनों डिफरेंट हो। फिर दो के बाद तीन की मैंने एग्जाम्पल दी है, ये होमो है, मतलब सेम है एटम्स इसमें मौजूद, ठीक है। फिर ये भी तीन ही है एटम्स, लेकिन हेट्रो है, मतलब डिफरेंट एटम्स है। ये 4 की एग्जांपल दी है मैंने आपको, ठीक है, और ये होमो है, सेम है। ये फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इसमें मौजूद हैं। ये मैंने पॉलीएटॉमिक में फिर आगे आ जाता है, जिसमें बहुत सारे एटम्स जो है वो आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है। तो ये S8 है, जिसमें एक ही जैसे एटम्स जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। और ये जो है फिर आगे ग्लूकोज अगेन आ जाता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को। there are four types of molecule on basis of number of atom present in a molecule, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम की बेस पे अगर हम इसको करने की कोशिश करें क्लासिफाई, तो चार तरह की है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। सो मोनो मीन्स वन, तो इसका नाम से ही जाहिर है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में हमने बहुत बहस कर ली कि नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट वो होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से इसे हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मींस टू, a molecule consisting of two atoms that can be same, that can be different is called diatomic molecule. Molecules having two same atoms, मैंने दोनों की अलग अलग एग्जांपल दी हैं कि अगर दो एटम हो और वो सेम एटम हो तो उसमें H2 और O2, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट एटम्स, HCl और CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। Triatomic molecule, tri means three. A molecule consisting of three atoms that can be same or that can be different again is called diatomic molecule. Molecule having three same atoms, तो उसकी example क्या होगी, O3 मतलब ओजोन गैस, और मॉलिक्यूल हैविंग थ्री डिफरेंट एटम्स, उसमें वाटर की एग्जांपल है और उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मींस मैनी, अगर 3 से ज्यादा हो तो वो सारे हम पॉलीटॉमिक में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स दैट कैन बी सेम और दैट कैन बी डिफरेंट इज कॉल्ड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग मैनी बट सेम एटम्स, तो उसमें फॉस्फोरस है, P4 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, और सल्फर है जो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल हैविंग मेनी डिफरेंट एटम्स, उसमें आता है हमारे पास मीथेन है CH4, ग्लूकोज है C6H12O6 और सल्फ्यूरिक एसिड है C2SO4, ठीक है, H2SO4 सॉरी। नेक्स्ट कम टाइप ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। पीछे था नंबर ऑफ एटम, अब है टाइप ऑफ एटम, ठीक है। सो टाइप ऑफ एटम मतलब कि अगर उसमें सेम तरह के एटम्स मौजूद हैं या उसमें डिफरेंट तरह के एटम्स मौजूद हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। सो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, होमो मींस सेम एंड हेट्रो मींस डिफरेंट। A molecule containing same type of atom is called homoatomic molecule and a molecule containing different type of atom is called heteroatomic molecule. एग्जाम्पल की बात करें तो H2, O3, P4, S8 एक्सेट्रा, और इधर एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी बात थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।